हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है आप लोगों के लिए। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल या आप एएसआई के लिए भी दोस्तों ले सकते हैं। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट होगा मटेरियल जो मैं भी आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, हमारे इस प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है कि मैं आपको कराता हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे के सारे अभी तक जो एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से दोस्तों हमारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में। अगर हिंदी में कुछ आपको टाइपिंग एरर दिखाई देता है तो उसको इग्नोर करना है और आपको थोड़ा सा इंग्लिश से समझ के चलना है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल में SUM यानी सम का सही फॉर्मूला क्या होगा। तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट के पहला पार्ट था, यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराया था, उसमें कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे और बताया था कि अगर कोई भी फॉर्मूला हमको MS एक्सेल में लेना है तो प्रत्येक फॉर्मूले की शुरुआत होती है इज इक्वल टू से। यहाँ पर ये बराबर का साइन आप देख रहे होंगे, तो इससे हमारे फॉर्मूले की शुरुआत होता है। तो चलिए, हमसे पूछा है कि सम, यानी कि ये पूछ रहा है अगर हमें किसी का योग करना है यानी कि ऐड करना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारा दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा, सम B3:B9। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि B3 B9 ये क्या चीज़ें दी गई हैं, तो ये भी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखिए, पहले ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ब्रैकेट का साइन दिया हुआ है और बाकी का ब्रैकेट का साइन नहीं दिया हुआ है। तो एक एक आपको समझ के चलना है कि क्या इनमें डिफरेंस दिया गया है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, हमारा थर्ड ऑप्शन है सम और उसके बाद दिया है हमको ब्रैकेट में B3:B9। तो देखिए, ये B3 और B9 क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँ। ये होता है दोस्तों आपका रो और कॉलम को जिस चीज़ से हम शो करते हैं यानी कि दर्शाते हैं जिस चीज़ को, तो वो होता है देखिए बी वाला जो ये साइन होता है, तो इससे हम रो को दर्शाते हैं। और जो ये वर्ड होते हैं 9 1 2 3 हमारी गिनती होती हैं, इनसे हम कॉलम को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि B3 और B9 का कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। तो देखिए, जोड़ने के लिए हमको सम का यूज़ करना है और फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा और ब्रैकेट के अंदर बंद। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बी हमारा गलत इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा करके नहीं दिया है। सी हमारा इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान नहीं दिया गया है। और डी हमारा इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पर ऐड नहीं सम का यूज़ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि किस सूत्र को कक्षों की श्रेणी का सबसे बड़ा मान प्राप्त होता है। तो बताना है कि सबसे बड़ी श्रेणी की बात की जा रही है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के आगे आपको बराबर का निशान दिया हुआ नहीं है। देखिए, दिया तो यहाँ पर भी फॉर्मूला है कि सूत्र, यहाँ पर आप देख सकते हो कि विच फॉर्मूला गेट्स द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ ए रेंज ऑफ सेल। सेल भी आपको समझाया था कि रो और कॉलम मिलाकर के जो बनता है तो इसको बोलते हैं हम सेल। तो इसी तरीके से हमसे बड़े की बात की गई है, छोटे के लिए आपको बताया था मैंने इज इक्वल टू और मिनिमा ये होता है छोटे के लिए, और हमसे बड़े की बात की जाए तो इक्वल के बाद मैक्स, यानी इसको बोलते हैं मैक्सिमम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद। कहने का मतलब है कि सभी सूत्र किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए। तो अभी जो दो क्वेश्चंस में मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि हमको फॉर्मूले की शुरुआत किस से करनी है।
तो अगर आपने उन दोनों क्वेश्चन पर ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल जो हमारा शुरुआत होती है वो होती है इक्वल से, और जिस चीज़ को हमको ऐड करना है वो होता है हमारा ब्रैकेट के अंदर। जैसे B1 से लेकर के हमको B9 तक ऐड करना है तो ये होगा B1 रेशियो B9। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, किसी भी सेल के अंदर एक शर्त के आधार पर डेटा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व जोड़ने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए डेटा के कॉलम में हरे रंग की डेटा बार जोड़ना। यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको क्या बताना है। तो एग्जाम्पल है डेटा के कॉलम में हरे रंग की डेटा बार को जोड़ना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको प्रारूप करना होगा, यानी कि फॉर्मेट बदलना होगा सेल का, कि फॉर्मेट सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या फिल कलर, या फिर मैजिक सेल। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि शर्त के आधार पर, तो शर्त क्या होती है हमारी, कंडीशन। तो किस टाइप का फॉर्मेट हुआ, तो वो हुआ आपका कंडीशनल फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आप एक संपूर्ण कॉलम का चयन कैसे करते हैं। तो किस तरह से हमको एक एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं एडिट, उसके बाद सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम फ्रॉम द मेनू। बी ऑप्शन है क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। तीसरा ऑप्शन है होल्ड डाउन द शिफ्ट की एज यू क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम। हिंदी में है जैसे ही आप कॉलम में कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपको शिफ्ट की को दबाए रखना है। लास्ट ऑप्शन है कॉलम में कहीं भी क्लिक करते समय कंट्रोल कुंजी दबाए रखें। तो अगर कोई कॉलम का चयन करना है तो आपको क्या कमांड देनी होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कॉलम हेडिंग लेटर पर क्लिक करना होगा हमको, और हमारा जो भी कॉलम होगा वो पूरा का पूरा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हेडिंग कैसे होता है, एक आपको कॉलम दी हुई है, उसके ऊपर दिया होता है B1, आप B1 को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कॉलम का हेडिंग होता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो आप रो के हेडिंग पर सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी रो भी सिलेक्ट हो जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता करके चल रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत मेहनत की जा रही है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करके ज़रूर जाया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या है। ये आपको कोड दिया गया है, बताना है कि हमने ये हमारा, ये मान लीजिए आप ऐसे मानिए कि आपका एक क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। सीधी सी बात है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मान लीजिए और आप सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का सिंबल है और ये वाला किस चीज़ का सिंबल है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका ये वाला सिंबल दिया हुआ है ये होता है हमारा दोस्तों, जैसे 2 के बाद ये सिंबल है तो ये हो गया 2 की पावर 5, ये दिखाता है हमारा पावर को। जब आप 2 की पावर 5 निकालते हो तब आपको क्या कमांड मिलती है, तो आपको 2 को 5 बार से गुणा करना होगा और जब आपको ये आ जाएगा, तो जब आप 2 को 5 बार से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32। 2 की पावर 5 का हमारा आंसर आएगा 32। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और 18/2 तो ये कितना हो गया 9 प्लस 22। अब आपको बोर्ड मास पता होगा, बोर्ड मास में कैसे सवाल को सोल्व करते हैं। 9 दूनी 18 और 9 ते 27 और 1 28, और अब आपको 22 को इसमें ऐड कर देना है। तो राइट आंसर आएगा आपका 8 2 10 और 11 और 3 310। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक बार से मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अप वाला सिंबल है ये हमारा हो गया पावर, ये वाला हो गया हमारा
पावर का सिंबल, ये हो गया मल्टीप्लाई का, और बाकी बोर्ड मास वाले रूल से सेम बिल्कुल जो मैथ का बोर्ड मास वाला रूल है बिल्कुल उसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। आपके सिलेबस में भी मैथ आएगा और आपने बोर्ड मास वाले क्वेश्चन कक्षा 6-4 से पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे, तो आपको पता भी होगा कि बोर्ड मास का क्या रूल है। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। जो भी आपके मैथ के डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये होते हैं, देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाता है, क्योंकि कोई भी उनको फ्री कोर्सेज में चैप्टर कंप्लीट कोई नहीं कराता है। फ्री और पेड कोर्स में यही फ़र्क होता है। पेड कोर्स में सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, लेकिन फ्री कोर्स में जितना उनका मन किया वो पढ़ा देते हैं। और सभी बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पेड कोर्स परचेज़ करें। तो देखिए मैंने सोचा है, जो भी आपके डाउट हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर आप हमको बता सकते हैं कि आपके किस चैप्टर में और किस टॉपिक पर, कोई भी एक प्रॉपर टॉपिक ले लीजिए, उस पर मैं 10 या 12 मिनट की एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा जो भी डाउट होगा वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैथ में जिस भी टॉपिक को लेकर के आपके डाउट्स आ रहे हैं, उस डाउट्स को मैं एक 5-10 मिनट की डेली वीडियो बना करके आपके डाउट सॉल्व कर दिया करूँगा। जैसे आपके कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं मैथ में, कॉइन वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि एक वोटर को इतने वोट मिले और इतने वोट हमारे जो हैं वो वैलिड हैं और वैलिड वोटों का इतना परसेंट, तो उस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ बच्चों के डाउट आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि पहले आपका क्या रिएक्शन होता है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? 7 क्वेश्चन है कि ये जो आपको करेक्टर दिए गए हैं ये ऑपरेटर क्या हैं? व्हाट आर दीज ऑपरेटर्स? तो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका ये एक लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं और ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर भी हैं। अब वो कैसे? आपने देखा होगा कि जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो ए बी से बड़ा है, या मैथ में भी, तो इस तरह से आप सिंबल लगाते हो। तो यानी कि ये क्या हो गया? कंपेयर की, तुलना की जा रही है इनकी। और यहाँ पर कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर। जिस हिसाब से अभी हमने अपना क्वेश्चन सोल्व किया तो वो हो गया उसका लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक्सेल में रिमाइंडर वापस करने का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन टू रिटर्न द रिमाइंडर इन एक्सेल? DIB, और ये ब्रैकेट ओपन है और ब्रैकेट क्लोज है, ये सारे के सारे ब्रैकेट हैं। MOD या फिर नम, किस चीज़ के लिए? रिमाइंडर वापस करने के लिए क्या कार्य किया जाएगा? तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर MOD। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बताना है कि एक शब्द संसाधक का सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा। अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। एक चित्र पेंट करने में, पेंट अ पिक्चर, कसरत आय और व्यय यानी कि वर्क आउट इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक आरेख बनाने में या एक कहानी टाइप करने में। तो शब्द संसाधक यानी कि वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? तो वो होगा टाइप अ स्टोरी। एक स्टोरी टाइप करने में वर्ड प्रोसेसर का सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन 10 है कि कौन सी उन्नत सुविधाएं हैं जो संपादन या स्वरूपण को गति दे सकती हैं, जो आप अक्सर किसी शब्द दस्तावेज में कर सकते हैं? एक टिप्पणी, जिसको आप इंग्लिश में कमेंट बोलते हो, ट्रैक चेंजेस, रिवन या मैक्रोज। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 हमारा क्वेश्चन है कि दस्तावेज के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से
किसका उपयोग किया जाता है? स्थानांतरण का मतलब है हमारा मूव। टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमको डेटा ले जाना है तो हमको क्या करना होगा? अगर डेटा मूव करके ले जाना है तो कट एंड डिलीट, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट और कॉपी एंड अंडो, यानी अनडाउन होता है ये वापस जाने के लिए। कोई चीज़ हमने डिलीट कर दी तो उसको हम अनडाउन करके वापस भी कर सकते हैं। तो फटाफट से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कॉपी और पेस्ट नहीं होगा। अब आप लोग सोचोगे क्यों नहीं होगा, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं तो कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मूव। जब आप किसी एक चीज़ को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दोगे तो ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ चली गई, तो अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं रह जाएगी, इसको बोल देंगे मूव। ठीक है। और अगर ये चीज़ यहाँ भी रहेगी और यहाँ से यहाँ भी ले जाएंगे तो ये हो जाएगी इसकी कॉपी। जैसे कि आपने एक बुक ली या कोई पेपर लिया और उसको प्रिंट करा लिया और उस बच्चे का वापस कर दिया जिससे लिया था, और एक पेपर अपने साथ ले आए, तो वो हो गया उसका प्रिंट आउट, कॉपी निकलवा लिया आपने। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके लिए होता है कट एंड पेस्ट, यानी जो पुरानी जगह थी वहाँ से वो हट के किसी नई जगह पर पहुँच गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बताना है कि दस्तावेज के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा स्थानांतरित करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो अभी अभी आपको बताया था कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है 13। दस्तावेज के अंत में जाएं और दबाएं, यानी गो टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट और प्रेस, यानी कि अगर हमको किसी दस्तावेज के अंत में जाना है तो हमको किस की का यूज़ करना होगा? ये हमारा इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि हमारा एक पेज है और यहाँ पर हम स्टार्टिंग में हैं और हमको लास्ट में जाना है, तो एक बार में कैसे जा सकते हैं? नम लॉक दबा के, टैब, एंड या फिर होम। अब देखिए हमसे बोला गया है अंत में, यानी एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी एंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बताना है दोस्तों गटर मार्जिन क्या है? व्हाट इज गटर मार्जिन? छपाई करते समय मार्जिन पृष्ठ के बाहर जोड़ा जाता है गटर मार्जिन। मार्जिन को छपाई करते समय पृष्ठ के बाध्यकारी पक्ष में जोड़ा जाता है। मार्जिन जो छपाई करते समय सही मार्जिन में जोड़ा जाता है, या मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। तो 14 का ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा। मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मार्जिन क्या होता है, किसको बोलते हैं गटर मार्जिन। अब देखिए ये हो गई हमारी एक कॉपी, तो ये हो गया अपर मार्जिन, लोअर मार्जिन, राइट मार्जिन, और ये हो गया लेफ़्ट मार्जिन। और लेफ़्ट मार्जिन में ही यहाँ पर हमारा एक होता है गटर मार्जिन, तो इसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर से आपको फटाफट बताना है कि MS वर्ड में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है? द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड इज, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बताना है दोस्तों टूल बार के ठीक नीचे एक बार है, तो कौन सा? टूल बार के ठीक नीचे स्क्रॉल बार होता है, टास्क बार होता है, यहाँ पर देख लीजिए का ये वर्क नहीं होगा, ये टास्क होगा, फॉर्मूला बार और फॉर्मेटिंग बार। यहाँ पर हिंदी बिल्कुल ट्रांसलेट है तो थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ आ जाइए। तो जस्ट बिलो द टूल बार देयर इज ए स्क्रॉल, टास्क, फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग बार। तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा टूल बार के नीचे होगा फॉर्मेटिंग बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या बनाता है? व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रिएट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, पब्लिकेशंस, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास यानी कि पिछली क्लासेस में भी बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या काम करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए। तो अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्रिएट करते हैं
डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के लिए किस हम डिफ़ॉल्ट वर्ड क्या होता है हमारा DO.DOC, और कब से हमारा DOCS यानी डॉक्स हुआ है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन है कि फाइलों को नाम देने, सेव करने और स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, सेविंग एंड स्टोरिंग फाइल्स। सेव, सेव एज, एडिट या फाइल मैनेजमेंट। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम हिंदी में फाइल प्रबंधन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? इंसर्ट पर, फाइल पर, पेज लेआउट या फिर व्यू पर क्लिक करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 20 में बताना है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर किस टैब पर स्थित है? द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स इज लोकेटेड ऑन विच टैब? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। बताना है यहाँ पर नीचे दिए गए सही ढंग से लिखे गए ईमेल पते की पहचान करें। तो जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको फर्स्ट क्लास में ही यानी पहली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि ईमेल को सही प्रकार से कैसे लिखा जाता है, कौन सा प्रारूप या कौन सा रूप आपका ईमेल का करेक्ट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि @ से पहले वाला जो पार्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है और लास्ट वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन भी आपसे इस तरह के पूछ लेता है कि @ ईमेल को किन दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैंने आपको बताया था कि @ से पहले का जो होता है वो होता है आपका यूज़र नेम, और जो @ के बाद आता है वो होता है आपका डोमेन नेम। तो आज आपको पता चल गया होगा कि किस किस नाम से हम इसको जानते हैं। तो @ से पहले यूज़र नेम और बाद में डोमेन नेम। तो फटाफट से अब यहाँ पर हमको आंसर करना है कि कौन सा ईमेल हमारा करेक्ट है। तो jain@gmail.com, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है कि पहला ही ऑप्शन जो jain@gmail.com है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये इसलिए गलत है यहाँ पर jain@gmail, तो ये एक जीमेल एड्रेस नहीं है क्योंकि इसमें .com नहीं दिया गया है, और जहाँ पर .com नहीं होगा हमारा ईमेल एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पर jain.gmail@ यहाँ पर इसका रूप ही बिगाड़ा हुआ है, और jain@gmail.com यहाँ पर इसको स्पेलिंग में लिख के दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर बताना है आपको किस ईमेल के बारे में संक्षिप्त विवरण है। दिस व्हाट इज़ ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द ईमेल इज अबाउट। तो प्राप्तकर्ता, रेसिपिएंट, विषय, सब्जेक्ट, फॉरवर्ड, आगे या अटैचमेंट। तो बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक ईमेल के बारे में संक्षिप्त विवरण है। अब देखिए वो कैसे, आप जो भी ईमेल भेज रहे हो तो उसका जो उद्देश्य है कि आप क्यों भेज रहे हो, तो वो सारा का सारा आप सब्जेक्ट में लिख के दोगे कि इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, इस ईमेल का प्रारूप क्या है, किस बारे में है, किस लिए आपको ईमेल भेजा है, वो सब किस में होगा, सब्जेक्ट में। तो संक्षिप्त विवरण सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23। बताना है कि ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या फील्ड हो सकती है। लागू होने वाले सभी का चयन कीजिए। तो यानी कि इनमें से कौन कौन से फील्ड आपके ईमेल में हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, जब आपको ईमेल के बारे में बताया था, BCC। तो BCC क्या होता है, ये होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी जिसको गुप्त प्रतिलिपि बोलते हैं। CC होता है कार्बन कॉपी, और ये भी आपके ईमेल में होता है। आपके ईमेल में सब्जेक्ट होता है, और एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा चुका हूँ उसमें ऑप्शन दिया था ऑब्जेक्ट, और मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट नहीं होता,
सेम क्वेश्चन था कि कौन सा एक ईमेल का पार्ट नहीं है, तो उसमें बता दिया था BCC, CC सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट गलत आंसर था। और यहाँ पर भी फिर से आपको बताना है कि कौन कौन से ईमेल के प्रारूप हैं या फील्ड हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट भी होता है, ईमेल में अटैचमेंट भी होता है, ईमेल का एक बॉडी भी होता है और रेसिपिएंट्स भी होता है। ये शरीर गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इंग्लिश की तरफ ध्यान दीजिए। तो BCC, CC, ये BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, बॉडी और रेसिपिएंट्स, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर ऑल करेक्ट हो जाएंगे। तो ईमेल में हमारे जो फील्ड हैं या विशेषता या फील्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बताना है द टर्म, ये है आपका फिशिंग रेफर्स, शब्द फिशिंग, यहाँ पर सॉरी फिशिंग नहीं फिशिंग, शब्द फिशिंग को संदर्भित करता है। ट्रैश कैन से हटाए गए ईमेल को पुनर्प्राप्त करता है। एक नया ईमेल पता बनाने की प्रक्रिया। एक ईमेल जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करता है वो होता है आपका फिशिंग। गलती से गलत प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजना वो होता है आपका फिशिंग। तो क्या होता है आपका फिशिंग? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ईमेल जो व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करता है, an email that tries to steal personal information। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ईमेल सर्वर पर ईमेल संदेश अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? DNS, HTTP, SMTP या PAT? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बार इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन को, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू अपलोड ईमेल मैसेज टू एन ईमेल सर्वर? ईमेल सर्वर पर आपको ईमेल मैसेज अपलोड करना है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म HTTP की भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26। बताना है डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिसोल्व करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरी बार करा रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास ली है वही हिसाब है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जो स्टार्टिंग से क्लास लेता हुआ आ रहा है तो आधे क्वेश्चन वो खुद से कर लेता है अब, क्योंकि मैं पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको। प्रत्येक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे चल के आपके लिए क्वेश्चन बन जाती है। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए। डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट होता है। मेरी मान लीजिए दोस्तों, एक बार ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लीजिए और फिर देखिए कि आप में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आता है। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 75 to 80%, यानी कि 20 में से आप 16-17 क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स के अंदर से पाएंगे। अपने एग्ज़ाम में इन्हीं प्रैक्टिस सेट के अंदर से आपको 16-17 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको सारी की सारी क्लासेज अटेंड करनी होंगी। आपने 1-2 क्लास ले ली और फिर आप आके बोलो कि हमारा तो फंसा ही नहीं, तो ऐसे देखिए आप खुद को धोखा दोगे, मुझे नहीं। तो 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? TCP, DNS, DHCP या ARP? तो विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसोल्व डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस? तो यहाँ पर 26 का DNS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो फटाफट से बताइए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा? ARP, HTTPS, NTP या POP3? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTPS। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। MS एक्सेल का संक्षिप्त नाम क्या दर्शाता है? सिस्टम सेवा परत, सिस्टम सर्वर लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर यानी सुरक्षित सॉकेट लेयर, सिस्टम सिंक्रोनाइज लिंक, सिक्योर सिस्टम लिंक। तो 28 का राइट आंसर होगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सुरक्षित सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट 29 क्वेश्चन।
एक लैन बनाने के लिए कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टू फॉर्म ए लैन इज कॉल्ड स्विच, ब्रिज, रूटर और गेटवे। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग दो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, स्विच या रूटर। तो अब फटाफट से आप बताइए कौन सा होगा। तो मैं बताता हूं आपको ऑप्शन ए, स्विच। लैन बनाने के लिए कई कंप्यूटर को जब आप जोड़ते हो तो आप किसका यूज़ करोगे? स्विच का। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों बताना है आपको कि संचार माध्यम एक नेटवर्क में कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच डेटा और सूचना को स्थानांतरित करता है, संचार माध्यमों में शामिल है। कम्युनिकेशन मीडियम ट्रांसफर डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड वाईफाई होती है, इंक्लूड कोएक्सियल केबल, यूटीपी, फाइबर ऑप्टिक या फिर रूटर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए कोएक्सियल केबल भी आपका जो तार होता है वो भी इंक्लूड होता है, यूटीपी भी आपका इंक्लूड होता है और आपका फाइबर ऑप्टिक। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों बी, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रिपीट था तो आप इनको 29 मान लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।